नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। हम इन चुनावों में उन चर्चित चेहरों को आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जो किसी वजह से चुनाव की सुर्खियों में बने हुए हैं। ज़्यादातर चेहरे ऐसे हैं जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी एक शख्सियत है बिहार के समस्तीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की उम्मीदवार शांभवी चौधरी। यंगेस्ट उम्मीदवार होंगी, अभी 26 साल भी इनकी उम्र नहीं हुई है और सांसद अगर बन गई, चुनाव जीत गई, तो यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हो जाएंगी। इनके पिता नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री हैं। इनके दादाजी भी कांग्रेस के बड़े नेता बिहार के रहे महावीर चौधरी साहब। अब खुद तीसरी पीढ़ी है जो इस वक्त राजनीति में आई है। शांभवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। करीब 2-2.5 हफ्ते हो गए आपका नाम जब अनाउंस हुआ था। पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, बड़ा चुनाव लड़ रही हैं, सुरक्षित सीट है समस्तीपुर की। कैसी तैयारियां चल रही हैं? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और आपके चैनल का धन्यवाद। अ, पिछले 20 दिन से हम फील्ड पे हैं और अभी हम सेफली कह सकते हैं कि बहुत प्यार और बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। एक यहाँ समस्तीपुर की जनता में एक अलग कह सकते हैं कि एक्साइटमेंट है युवा कैंडिडेट को लेकर के। और एक एक सॉर्ट ऑफ नई एनर्जी है, नया एंथुजियाज्म सब में दिखने को मिल रहा है। तो अभी तक तो अच्छा चल रहा है। सब कुछ अ, जैसा प्लान्ड है वैसा ही चल रहा है। और जितना प्यार और अफेक्शन और आप कह सकते हैं बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, इतना तो हम लोग एक्सपेक्ट करके आए भी नहीं थे। जिस तरह से लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं हमको, उतना एक्सेप्टेंस हम नहीं सोचे थे कि मिलेगा समस्तीपुर में। मेरा अगला सवाल आपसे यही है, आप अगर सांसद बन गई तो यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगी शांभवी, जो कि एक अपने आप में रिकॉर्ड भी शायद आप बनाएंगी। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि समस्तीपुर से आपका सीधा नाता नहीं रहा है। आप समस्तीपुर पे आके चुनाव लड़ रही हैं, अपने जीवन का ये पहला चुनाव लड़ रही हैं। तो समस्तीपुर जैसे पिछड़े जिले के लिए, पिछड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं? मेरे को ऐसा लगता है कि उम्र बहुत जरूरी नहीं होता राजनीति करने के लिए, क्योंकि एक तो सब लोग मेरे को कहते थे कि राजनीति के लिए तुम बहुत अभी जैसे सब लोग कहते हैं कि राजनीति के लिए छोटी हो, तो मेरे को लगता है कि राजनीति ऐसा बूढ़े लोग को ही क्यों करना होता है, जब अभी मेरे पास आइडिया है, जब अभी मेरे पास एनर्जी है, मेरे पास काम करने का ज्यादा हिम्मत है, ज्यादा शक्ति है, तो हम अभी क्यों नहीं काम करें और हम 20 साल बाद क्यों काम करें। एक ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में हमेशा रहता था। और हम ये भी मानते हैं कि उम्र बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता। आप में आपके आवाज में बुलंदी होनी चाहिए, आपके हौसलों में हिम्मत होना चाहिए कि आपके सामने जो आ रहे उनके लिए आप खड़े हो सके, उनके लिए आप काम कर सके। तो मेरे को लगता है कि जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह से हमें प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है लोगों का, हम ये कर पाएंगे। और एक मेरे को लगता है कि मॉडर्न एज में जब कोई आता है और राजनीति करता है, तो उसके पास अभी की जो सबसे जरूरी आवश्यकताएं हैं समाज के लिए, वो समझने की ज्यादा कैपेसिटी होती है। तो और जैसा सब लोग कहते हैं युवा देश है, युवाएं बहुत ज्यादा है, तो एक युवा आवाज होना भी बहुत जरूरी है। समस्तीपुर के लिए मेरा प्लान, यहाँ पे जब हम आए हैं तो सबसे पहले मेरे को जो देखने को मिला है कि यहाँ पे कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पे बहुत सारे गांव में अभी भी रोड्स अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पाए हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, अगर आपके पास पूरे कॉन्स्टिट्युएंसी में कनेक्टिविटी बहुत कम है, तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट होता है और बहुत कम कंपनीज होती हैं। तो मेरा एक ये गोल है कि हाँ, मेरे को इन्वेस्टमेंट में और मेरे को कंपनीज की तरफ काम करना है, उनको इनवाइट करना है कि वो कॉन्स्टिट्युएंसी में आके इन्वेस्ट कर सके। क्योंकि जब कंपनीज आएंगी तभी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और यहाँ का रोजगार का जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं सॉल्व होगा। यहाँ पे एम्स नहीं है, हम चाहते हैं कि यहाँ के भी लोगों को एक कहते हैं ना कि फर्स्ट क्लास हेल्थ केयर सिस्टम मिले। और यहाँ पे बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, तो एम्स हो, ये मेरा है। कनेक्टिविटी मेरा एक प्रॉब्लम है, एक मतलब एक फोकस है। यहाँ पे बहुत सारे किसान हैं, तो यहाँ पे किसान के लिए हमें काम करना है। यहाँ पे जित ज्यादा से ज्यादा किसान को किसान सम्मान निधि से, किसान फसल बीमा योजना से जोड़ना है। जितने ज्यादा किसानों के लिए हम काम कर सके उतना ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे बहुत सारे लेबरर्स हैं जो
समस्तीपुर के लेबरर्स हैं वो बाहर जाके काम करते हैं, तो मेरा फोकस ये भी रहेगा कि हम मनरेगा के तहत उनको ज्यादा से ज्यादा काम दिला सके उनके यहीं पे जहाँ पे उनका घर है। ये सब के अलावा एक प्रॉब्लम रोजगार और स्वरोजगार का है, तो मेरा फोकस ये भी रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार प्रदान कर सके इन्वेस्टमेंट और कंपनीज के थ्रू, और ये भी कि हम उनको स्वरोजगार का एक ऑप्शन प्रोवाइड कर सके। जैसे मुद्रा लोन से आपके पास पॉलिसीज है बट बहुत सारे लाभार्थी अभी तक उससे कनेक्ट नहीं हो पाए, तो हम उनको उस चीज से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, हमें उसके लिए काम करना है। और महिलाओं के लिए हम एक पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और हमारे पास हम चाहते हैं कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हो। तो पॉलिटेक्निक कॉलेज से क्या होता है कि टेक्निकल कोर्सेज में जब महिलाएं ट्रेन हो जाती है तो उनका एम्प्लॉयमेंट का चांस बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम एक पॉलिटेक्निक कॉलेज भी खोलना चाहते हैं, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम काम करना चाहते हैं, और युवाओं के लिए, किसानों के लिए, सभी के लिए काम करना चाहते हैं। बट ये एक अभी मेरे पास एक कहते हैं ना विजनरी रोड मैप है कि हाँ इन द मतलब अगर हम करते हैं तो आने वाले 1 साल में हमको ये सब करना है। मेरा अगला सवाल है आपसे श्याम भवी। मैं इंतजार कर रहा था कि आपके सामने आपके ओपोनेंट का नाम आ जाए फिर आपका ये इंटरव्यू करूं। अब कांग्रेस ने अनाउंस कर दिया है सनी हजारी का नाम। सनी हजारी लोकल हैं, सनी हजारी से आपका मुकाबला होगा। सनी हजारी के पिता वो भी नीतीश सरकार में मंत्री हैं, आपके पिता अशोक चौधरी जी वो भी नीतीश सरकार में मंत्री हैं। दोनों नेता जेडीयू में हैं। सनी हजारी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और आप एलजेपी आर की उम्मीदवार हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा कि इस मुकाबले में नीतीश वर्सेस नीतीश हो जाएगा, क्योंकि दोनों लोगों के पास एक जो पैरामीटर है वो नीतीश कुमार की सरकार ही है। नहीं, मेरा फोकस हम मानते हैं कि खुद पे रहेगा, और खुद का जो एक इलेक्शन स्ट्रेटेजी हम लोग लेके आए हैं उसी पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। मेरा बिल्कुल भी कल नाम अनाउंस हुआ है और उसके बाद मेरा कंसंट्रेशन बिल्कुल भी कहते हैं ना, फोकस जो है वो एक ही दिशा में है, ना इधर हुआ है ना उधर हुआ है। हम ये मानते हैं कि जब रणभूमि में आप उतर जाओ तो कोई ना कोई तो सामने आएगा ही। तो उसको हम कोई भी और भी होता तो हम उसको वैसे ही लेते, उतनी ही गंभीरता से लेते। हर चुनाव में अपनी लड़ाई होती है, तो चुनाव तो हमें लड़ना ही है। जहां तक रही बात कि उनके पिताजी जेडीयू में मंत्री है, तो हम तो उनका भी आशीर्वाद मांगते हैं। वो जेडीयू के बहुत वरिष्ठ नेता है। यहाँ पे समस्तीपुर के काफी काफी समय से वो समस्तीपुर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हम उनका भी आशीर्वाद मांगते हैं, और हम उनसे आशा करते हैं कि वो अपना जो राजनीतिक धर्म है उसका वो पालन करेंगे। और जिस तरह से एनडीए ने हमको अपनी बेटी कहा है, आप देख सकते हैं मंच पर से तमाम नेता हर समय कहते हैं हमारी बेटी जैसी है, हमारी बेटी जैसी है। तो हम मानते हैं कि हम एनडीए की बेटी हैं, और सभी नेतागण हमको एक बेटी की तरह आशीर्वाद देते हैं, तो हम मानते हैं वो भी हमको अपनी बेटी की तरह आशीर्वाद देंगे। और जो सबसे कहते सबसे इम्पोर्टेंट सर्वप्रथम उनका जो धर्म है, राजनीतिक धर्म है, अपने पार्टी की तरफ वफादारी और ईमानदारी रखना, वो उसका भी पालन करेंगे। जहां तक रही बात जेडीयू वर्सेस जेडीयू की, तो हम मानते हैं कि जेडीयू वर्सेस जेडीयू नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आप उधर उस तरफ जाते हैं तो ये आपका जेडीयू के प्रति बेवफाई कह सकते हैं वो होगा। आप ऑनेस्ट नहीं रहेंगे जेडीयू के तरफ। तो जेडीयू के जो नेता हैं वो बिल्कुल एनडीए के साथ हैं सारे के सारे। और यहाँ पे कोई भी हमको नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा जनता दल यूनाइटेड का नेता होगा जो कॉम्प्रोमाइज करेगा। नहीं, ये तो मैं आपसे भी पूछ सकता हूं ना कि आखिरकार आपने जेडीयू पसंद क्यों नहीं की, आपने एलजेपी आर क्यों पसंद की? आप भी तो जेडीयू की उम्मीदवार हो सकती थी, आपके पिता तो बड़े पदाधिकारी हैं वहां पर। एलजेपी ज्वाइन करना एक आप कह सकते हैं कि मेरा राजनीतिक फैसला है। और एज एज अ यंग पर्सन, युवा के तौर पे हम बहुत नेचुरल है कि आप एक दूसरे युवा से ज्यादा कनेक्ट करो। और चिराग भैया और मेरा एक व्यक्तिगत रिलेशनशिप था पिछले 4-5 साल से। मेरे जो पति हैं वो चिराग भैया के बहुत करीबी मित्र थे, और आप कह सकते हैं कि एक बड़े भाई की भूमिका उनके जीवन में वो निभाते थे। और पिछले कई वर्षों से वो हमसे हमारे जो जीवन में एक बड़े भाई के तौर पे हमारा हमेशा सपोर्ट किए हैं, हमको हमेशा आगे बढ़ाए हैं। और उस टाइम पे तो मेरा कोई प्लान भी नहीं था कि पॉलिटिक्स करना है या उनका पार्टी ज्वाइन करना है। तो हम लोग जब मिलते थे तो बहुत ज्यादा
सपोर्ट अफेक्शन वो शो करते थे, जिसके बहुत नेचुरल है कि एक नेचुरल बॉन्डिंग था उनके साथ। दूसरा चीज ये रहा कि जहां हमने कहा कि एक युवा दूसरे युवा से ज्यादा कनेक्ट करता है, आप देख सकते हैं कि कोई भी यंग आदमी एक यंग आदमी को ही आइडियलाइज करता है मोस्टली। तो वैसे ही चिराग भैया को हम आइडियलाइज करते थे। उनका जो विजन था बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का, उससे भी हम बहुत प्रभावित थे। बार बार हमने इंटरव्यूज में एक इंसिडेंट शेयर किया है, जिसमें जब हम पहली बार दिल्ली यूनिवर्सिटी गए थे तो हमने कहा कि हम बिहार से हैं, तो वो कहते हैं कि अरे बिहारी, तुम तो बिहारी लगती नहीं हो। तो मेरे को ये लगता है कि जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का विजन है, कंसोलिडेटेड बिहारी आइडेंटिटी का, उससे वो उसी 2020 में जब वो आया तो उससे भी हम काफी प्रभावित थे। एंड कहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए अपनी बात बार बार रखी है, 5 में से 2 सीटें उन्होंने महिलाओं को दी हैं, जो नेचुरली 40% होता है लगभग उनके सीट शेयर का। सो वो अपने सीट शेयर में से 40% वुमेन को दिए। और 4 उनके सीट पर से लोग यंग ही हैं, बिलो, आप यू कैन से कि दे आर बिलो 40 इयर्स ऑफ एज। सो जिस तरह से वो युवाओं को और महिलाओं को आगे लेकर के जा रहे हैं, ऐसा तरह का एक्सपेरिमेंट कोई भी आज के दिन में बिहार पॉलिटिक्स में नहीं कर सकता है। किसी में भी इतना कह सकते हैं कि विजनरी अप्रोच, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच नहीं है कि वो इस तरह से महिलाओं को युवाओं को साथ लेके चले। तो बहुत नेचुरल था कि आप किसी इस पूरे सारे सिनारियो में आप प्रभावित हो जाए, और फिर इसीलिए हमने एलजेपी ज्वाइन किया। आप लगातार चिराग पासवान की तारीफ कर रही हैं, अपने बड़े भाई की तरह उनको बता रही हैं, उनकी पार्टी के आप उम्मीदवार भी हैं, मैं समझ सकता हूं। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा, ये वही चिराग पासवान हैं जो करीब 1.5-2 साल पहले नीतीश कुमार की भर भर के आलोचना करते थे। नीतीश कुमार चिराग पासवान को पसंद नहीं करते थे। नीतीश कुमार मानते कि विधानसभा चुनावों में जेडीयू की जो बुरी हार हुई उसके पीछे चिराग पासवान ही थे, उनकी उनकी पार्टी थी, उनका कैंपेन था। आपको लगता नहीं है कि आप दो पार्टों के बीच में फंस सकती हैं, एक तरफ चिराग एक तरफ नीतीश, क्योंकि अभी भी वो खटास दूर नहीं हुई है? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार जी जो है उनसे भी काफी वर्षों से हम मिलते जुलते रहे हैं, और वो भी मेरे अभिभावक हैं। उनसे भी कह सकते हैं कि हमको बहुत ज्यादा गाइडेंस मिला है। और मेरे पिताजी के जीवन में जो वो भूमिका निभाते हैं, उससे मेरे दिल में बहुत ही ज्यादा आदर और सम्मान है उनके लिए। जहां तक रही बात की उन दोनों के बीच में खटास थी, तो हम ये मानते हैं कि राजनीति में एक हर समय फेज आते रहता है, और अभी जहां पे हम लोग खड़े हैं, हम लोग एक राष्ट्र कह सकते हैं राष्ट्र गोल की तरफ अग्रसर है। एक नेशनल एजेंडा है, हम उसको लेके चल रहे हैं। और जब भी आप राजनीति में होते हैं तो राष्ट्र धर्म सबसे पहले होता है, उसके बाद आपका प्रदेश धर्म होता है, उसके बाद आपका गठबंधन धर्म होता है, और फिर सबसे अंत में आपका व्यक्तिगत पर्सनल चॉइस आता है, व्यक्तिगत संबंध आता है। तो हम यही मानते हैं कि अभी हम सब एक ही दल में हैं, और एक बहुत जो भी खटास है वो दूर हो चुकी है, और हम सब अच्छे से और कह सकते हैं एक परिवार की तरह आगे बढ़ रहे हैं। और बिहार में 40 में 40 सीट के लिए हम सब साथ में काम कर रहे हैं। मेरा अगला सवाल है आपसे, आपको बाहरी कहा जा रहा है क्योंकि आप दिल्ली में पढ़ी हैं, यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की, उसके बाद आप दिल्ली में रहीं, फिर आप पटना में रहीं, फिर आप जो शादी हुई तो आप पटना में ही रहती हैं, वहाँ पे एक स्कूल के आप डायरेक्टर हैं। समस्तीपुर पर ये इल्ज़ाम लगता है, वहाँ समस्तीपुर की जनता की तरफ से, आपके विरोधियों की तरफ से, कि आप बाहरी उम्मीदवार हैं, पैराशूट लेकर गिरी हैं आप। ये जो बाहरी का आरोप है, वो भी लोकसभा इलेक्शन में, हम मानते हैं कि ये बहुत ही बेबुनियाद है। इसका कोई कह सकते हैं आपकी सर पैर ही नहीं है, क्योंकि विपक्षी दल को कुछ और मिल ही नहीं रहा है बोलने के लिए, और उनके पास कुछ और है ही नहीं मुद्दा। तो वो ये बार बार कह रहे हैं कि ये बाहरी है, ये बाहरी है, ये बाहरी है। हम उनसे पूछते हैं कि हम बाहरी कैसे हैं? हम बिहार की बेटियां, हमेशा बिहार में रहे। जिस नेता का आप जिस नेता के अंडर आप लोग काम कर, नेता आपकी पार्टी को चलाता है, वो क्या खुद उसी जगह से चुनाव लड़े जहां पे वो कैसे जन्म लिए? या फिर आप नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, क्या वो बनारस के हैं? लेकिन तब भी उन्होंने देखिए बनारस के लिए कहा क्या किया। तो ये चीज कहना कि नहीं, क्योंकि आप बाहरी हैं, बाहरी हैं, बाहरी हैं, और इसको एक पूरा मुद्दा बना लेना, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट हमको मुद्दा नहीं लगता है। पर मुझे ये बात बताइए, आप एनडीए के उम्मीदवार हैं, बीजेपी आपकी सबसे बड़ी पार्टी है, वो परिवारवाद पर लगातार हमला करती है। प्रधानमंत्री मोदी की जितनी रैलियां हुई बिहार में, उन्होंने घेरा है
कांग्रेस पार्टी को, आरजेडी की पार्टी को कि वो परिवारवादी पार्टियां हैं। तो ये क्यों ना माना जाए कि आप इस परिवारवाद को लेकर आप और बीजेपी की राय अलग-अलग है? नहीं, वो उनको कह रही है क्योंकि वो अपने परिवार से अब कितने, आई थिंक वन टू फिफ्थ या सिक्स्थ इंसान उसी परिवार का चुनाव लड़ रहा है, हारने के बावजूद चुनाव लड़ रहा है। सेम इंसान के ऐसे हार चुके हैं, वो उन्हीं के अगेंस्ट वापस चुनाव लड़ रहे हैं। इसके लिए हम लोग बार बार आवाज उठा रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि नहीं, बाकी लोगों को भी उनको उनका हक मिलना चाहिए। एक और मुद्दा है जिसको मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। समस्तीपुर सुरक्षित सीट है, आप खुद दलित हैं, आपकी शादी एक सवर्ण परिवार में हुई, भूमिहार परिवार में हुई। आपके पिता दलित थे, लेकिन उन्होंने शादी एक सवर्ण परिवार में की, आपकी माताजी सवर्ण परिवार से आती हैं। अ, आपको क्या लगता है, क्योंकि मामला सेंसिटिव है, जातिगत जनगणना की मैं बात कर रहा हूँ, क्या जो पिछड़े लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो समाज के ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी गिनती होनी चाहिए? जिसकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं, जिसकी बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं, आपकी क्या राय है? आप तो खुद उस समाज से आती हैं, क्या उस समाज में जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जाति जनगणना बिहार में भी हुआ है और हम ये मानते हैं कि अपने जिस जिस जनता को जिस जनता की आप सेवा करना चाहते हैं, उस जनता को समझना जरूरी है। और जो पॉलिसी आप, अगर आपको अपने जनता का अच्छे से और स्टैटिस्टिकल डेटा अगर आपके पास रहे, तो उसके लिए पॉलिसी डिजाइन करना और ऐसा पॉलिसी डिजाइन करना कि वो एग्जैक्ट पॉपुलेशन को टारगेट करे, वो आसान हो जाता है। तो अगर मेरे पास करेक्ट डेटा और करेक्ट परसेंटेज है जाति जनगणना की, तो फिर हम उस तरह उस हिसाब से पॉलिसी डिजाइन कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल व्यू है। ये आपका पर्सनल व्यू है या ये पार्टी का भी व्यू है आपकी एलजेपीआर का? नहीं, ये मेरा एक पर्सनल व्यू है। अभी हमारी पार्टी जो है वो, हम लोग इस तरह से इसमें आगे बात करेंगे पार्टी को लेकर के। बट अभी जहां तक आप जाति जनगणना का बात करें, तो ये एक पर्सनल व्यू हम लेकर के चल रहे हैं कि जाति जनगणना से आप, बिकॉज हम एक सोशियोलॉजी स्टूडेंट है, सोशियोलॉजी बैकग्राउंड से आते हैं, रिसर्च के बैकग्राउंड से आते हैं, तो हम ये मानते हैं कि आपके पास करेक्ट डेटा होना, फैक्चुअल डेटा होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास करेक्ट और फैक्चुअल डेटा नहीं है, तो आप अपने पॉपुलेशन तक करेक्टली पॉलिसी नहीं पहुंचा सकते। विचारधारा के बारे में आपकी क्या राय है? हाल के दिनों में देखा गया है कि कोई आदमी एक पार्टी से जीत कर आता है, बगैर इस्तीफा दिए एक धड़े के साथ दूसरी पार्टी में मिल जाता है, अपने अपोनेंट में मिल जाता है, और जो जनता है जिसका मैंडेट लेकर वो आता है उसको बुद्धू बना दिया जाता है। जनता की भावनाओं का ध्यान नहीं रखा जाता है। आप भी देखिए, आप जेडीयू परिवार में पली बड़ी, आपके पिता कांग्रेस में रहे, आपके दादा कांग्रेस में रहे, और अब आप चुनाव लड़ रही हैं एलजेपीआर से, जो कांग्रेस के विरोधी हैं। क्यों ना माना जाए कि कल आप भी मौका मिलेगा तो वापस उसी दिशा में चली जाएंगी जहां पे आपका परिवार है? नहीं, मेरा जहाँ तक बात है, मेरा और मेरे पिताजी के बीच में राजनीतिक फैसले बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। और ऐसा कोई भी प्रेशर नहीं है कि जीतने के बाद तुमको ये करना है और वो करना है। एलजेपी ज्वाइन करना एक मेरा कॉन्शियस डिसीजन है, और आज के जमाने में हमको लगता है कि एलजेपी जैसी पार्टी जो महिलाओं को और युवाओं को आगे लेके चल रही है, वो हमारे देश के लिए ऐसी पार्टी, ऐसा ही पॉलिटिकल एजेंडा हर पार्टी के पास होना चाहिए। और इसी तरह से उनको, युवाओं को और महिलाओं को उनका स्पेस जो है पार्लियामेंट में देना चाहिए, उतना सबको करना चाहिए। और जहां तक रही बात पार्टी स्विचिंग की, तो हम मानते हैं कि जो लोग पार्टी स्विच करते हैं उनका अपना कोई उस समय का कुछ पर्सनल रीजंस, व्यक्तिगत रीजन होता रहा होगा, कुछ ना कुछ उनकी अ, आकांक्षाएं हुई होंगी, तो इसीलिए वो पार्टी चेंज कर देंगे। अब कोई और क्यों पार्टी चेंज करे, इस पे कमेंट करना तो सही नहीं रहेगा। पर जहां तक मेरी बात है, तो हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि हम एलजेपी के साथ है और हम चिराग भैया के विजन में डट कर उनके सिपाही हैं। आपको लगता नहीं कि जो नेता पार्टी स्विच करते हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए और फिर चुनाव लड़ना चाहिए, बजाय इसके कि सीधे आप एक धड़े के साथ मर्ज हो जाएं और जनता को बेवकूफ बना दें? देर इज अ लॉ कॉल्ड एंटी डिफेक्शन लॉ, एंड ऐसे भी इट्स नॉट पॉसिबल कि एक इंसान दूसरे पार्टी में तुरंत स्विच कर जाए, उसको 2/3 मेजोरिटी लेकर के चलना पड़ता है। और अगर आप किसी राजनीतिक पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, तो आपको किसी भी हाल में जो आपके कार्यकर्ता हैं, जो कार्यकर्ता मजबूती से आपके लिए चुनाव लड़ते हैं, जैसे अभी हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम अकेले चुनाव नहीं लड़ रहे, तमाम कार्यकर्ता एनडीए के हमारे साथ चुनाव लड़ रहे हैं और वो बहुत मेहनत करते हैं इस गर्मी में भी। ये हम मानते हैं कि उनकी मेहनत के वजह से, उनकी हिम्मत के वजह से नेता नेता बनता है। तो ऐसे चुनाव लड़ लेना और पार्टी चेंज कर लेना तो कार्यकर्ताओं के साथ धोखा है, ये तो हम मानते हैं।
शांभवी, आपने तमाम बेबाकी से हमारे सवालों के जवाब दिए। मेरे पास वक्त की कमी है। हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इन चुनावों में, जो कि चौथे फेज़ में समस्तीपुर में होने वाला है 13 मई को, आपकी आपकी पार्टी का और आपका प्रदर्शन शानदार रहेगा। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। थैंक यू फॉर हैविंग मी।